नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें और वीडियो को लाइक कर लें। उसके बाद वीडियो को आपको शेयर भी करना है और याद रखें 4 और 5 नवंबर का जो है हमारी दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट की तिथि, उसके लिए रजिस्ट्रेशंस अब खुल गए हैं। आप जा सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में और उसको क्लिक करके जानकारी सारी ले सकते हैं। बात एक बार फिर से करेंगे जो इस समय चल रहा है सनातन धर्म पर संग्राम, क्योंकि इस संग्राम में कूद गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं। और उन्होंने कल अपनी कैबिनेट मीटिंग में यह निर्देश जारी कर दिए कि आप तथ्यों के आधार पर ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है उसको आप काउंटर करेंगे। हमारी जो डीएमके पार्टी है वो तो मानती ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो जो उदयनिधि जो थे स्टालिन, जिनकी प्रतिष्ठा ये है तमिलनाडु में कि वो पूरी तरह से आईक्यू शून्य व्यक्ति है और अपने आप वो एक चिट्ठी तक नहीं लिख सकता, और उसने इतनी बड़ी बात कह दी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी प्रकार की योजना थी, उससे कहलवाया गया है। किसने कहलवाया गया, क्यों कहलवाया गया है, ये प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसका नुकसान किसे हो रहा है? निश्चित रूप से इंडी अलायंस को। और इसका लाभ किसे हो रहा है यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो? भारतीय जनता पार्टी को। तो फिर आज ए राजा जो उनके एमपी हैं उडगमंडलम से, ऊटी से, उन्होंने फिर इसमें एक और कड़ी जोड़ दी और आज सनातन धर्म को HIV और कोढ़ से भी जोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं कि जो गालियों का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और उनको इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा कि उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं, नेता सारे के सारे जानते हैं। हालांकि ए राजा जो है बड़े लंबे समय तक 2G घोटाले में अंदर रह चुके हैं, लेकिन उस 2G घोटाले पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इनसे साथ विशेष किया नहीं है। उसको जो उसके लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं है। और राजनीतिक पार्टियां आपस में इसी प्रकार का भाईचारा अक्सर निभाती हैं। विशेषकर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये सोचती है कि ये भी एक फॉर्म ऑफ अपीजमेंट है और कभी आवश्यकता पड़ी तो डीएमके को इसी बहाने अपने पाले में लाया जा सकेगा। उनको फिर इस बात से कोई लेना देना नहीं रहेगा कि डीएमके ने कभी सनातन धर्म के बारे में कुछ कहा था। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो प्रधानमंत्री ने ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि इनको काउंटर किया जाए, और ये भी कह दिया कि तथ्यों के आधार पर किया जाए, क्योंकि तथ्य भी बहुत अधिक हैं। ऐसी बात नहीं है कि तथ्यों की कोई कमी है, और तथ्यों के आधार पर बड़ी आसानी से उनको काउंटर किया जा सकता है। अब मैंने कुछ थोड़ा सा इसमें अन्वेषण करने का प्रयास किया। मैंने कहा भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इनका जो ये पेरियारिस्ट मामला जो है वो आपके डीएमके का एक छोटा सा अंग होता है। बाकी तो वो पूरी तरह से एक सारा का सारा जो चुनाव लड़ा जाता है इनका, वो फिल्मों के ज़रिए, पैसे के ज़रिए और जातिवाद का जो बड़ा ही मैं कह सकता हूँ कि निंदनीय रूप जो है वो तमिलनाडु में भी देखने को आता है। ये वही लोग हैं जो खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब कि ये हिंदू धर्म में बराबरी नहीं है, लेकिन तथाकथित नास्तिक या एथीस्ट जो बनते हैं ना, वो सारे के सारे उसी गणित जातिवाद में घुस के और सारी पॉलिटिक्स करते रहते हैं। सवाल ये है कि डीएमके ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि डीएमके आज से नहीं भाई, ये कार्य तो ये जो है इनका तो काफ़ी समय से कहती आ रही है, लेकिन आज ही क्यों इसको इतना तूल दिया जा रहा है, जबकि इंडी अलायंस जो है वो खड़ा हो चुका है। इंडिया अलायंस कह रहा है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये सब हो रहा है। तो भाई इसको जानने के लिए मैंने थोड़ा तमिलनाडु के जानकार लोगों से बात की, और बातचीत से यह निष्कर्ष जो मुझे समझ में आया वो ये है कि भाई ये जो लड़ाई जो दिखाई पड़ रही है वो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं है, और सनातन धर्म से तो खैर इनकी औकात ही नहीं है कि ये सनातन धर्म से लड़ाई लड़ सकें।
लेकिन ये बात जितनी ज़्यादा फैलेगी, जितने ज़्यादा उत्तर भारत में इसकी प्रतिक्रिया होगी, उतनी ज़्यादा कांग्रेस जो है वो कॉर्नर होती जाएगी। इसके जो परिणाम है वो मध्य प्रदेश में पहले से ही दिखाई पड़ने लगे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जो थे वो हिंदू पिच पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। वो इसलिए भी आवश्यक है कि वहाँ पर जो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है वो मात्र 6% है। वैसे तमिलनाडु में भी मात्र 6% ही है। तो उन्होंने पूरी तरह से हिंदूवादी बन के अभी बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपनी छिंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में बुलाया। उसका बुलाने का कारण ये भी था कि पिछली बार जो नकुल नाथ थे वो मात्र 3% से लोकसभा का चुनाव जीत पाए थे, और पूरे मध्य प्रदेश में एक अकेली उनकी सीट बड़ी मुश्किल से निकली थी, एक और निकली थी। 29 में से 27 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। तो नकुल नाथ का भविष्य सिक्योर करने के लिए उन्होंने हिंदूवादी कार्ड खेला। वैसे कमलनाथ जी मंदिरों इत्यादि में जाते रहते हैं, उन्होंने कभी हिंदू धर्म के प्रति कोई अनावश्यक या किसी प्रकार की अपमानजनक बात नहीं कही है। दिग्विजय सिंह तो फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर जो है वो फालतू की बकवास करते मिल जाएंगे आपको, लेकिन कमलनाथ ने ऐसी कोई लूज टॉक की नहीं है। अब उनको तो इमीडिएट नुकसान हो गया, क्योंकि जो भी उनके पक्ष में थोड़ा सा माहौल बना था और ऐसा लग रहा था कि भाई हिंदू मतदाता जो है वो अब उनके प्रति या कांग्रेस पार्टी के प्रति वो उतनी खराब अवधारणा नहीं रखता, और उनकी जो स्थिति है वो छिंदवाड़ा और विशेषकर जो महाकौशल का क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी सुधर जाएगी। लेकिन ऐसी तैसी कर दी, ऐसी तैसी कर दी डीएमके ने, और केवल इसलिए क्योंकि वो इंडी अलायंस का पार्ट बन गया। अगर ये इंडी अलायंस ना होता और इंडी अलायंस में डीएमके की जोर शोर से भागीदारी ना होती और इस इंडी अलायंस को उन्होंने इंडिया वर्सेस भारत कहकर प्रचारित ना किया होता तो ये स्थिति नहीं आती। अब स्थिति ऐसी आ गई, ऐसा पता नहीं, ऐसा आप अनुमान नहीं कर सकते कि ये बात जो है वो स्टालिन को या डीएमके वालों को पता नहीं है, पता है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनको तमिलनाडु में कांग्रेस को डिफेंसिव पे करना है। पिछली बार कांग्रेस को उन्होंने 10 सीटें दे दी थी। अब वो 10 सीटें उनको देना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कांग्रेस 4-5 सीटों से संतोष करे, क्योंकि इस बार उन्हें लग रहा है कि भाई पिछली बार तो 39 की 39 सीटें वो लोग जीत गए थे, पूरा जो अलायंस था वो जीत गया था। इस बार वो स्थिति नहीं बनेगी संभवतः, क्योंकि इनका जो मिसरूल है उसके कारण जनता में बहुत आक्रोश है, और डीएमके को भी एक प्रकार से गुंडा टाइप की पार्टी तमिलनाडु में माना जाता है। उसी प्रकार की पार्टी है जैसे कि आरजेडी बिहार में, ऐसा लोग कहते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। तो डीएमके से जो लोग सहानुभूति नहीं रखते हैं या जिन्होंने पिछली बार डीएमके को वोट दिया था और वो डीएमके से त्रस्त हो गए हैं, डीएमके के राज में उनको प्रसन्नता नहीं हो रही है, वो लोग जो हैं उनको थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया जा सके, एक बात। और दूसरी बात ये कि चूँकि एंटी इनकम्बेंसी है, दिख रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हो सकता है 8, 10, 12, 15 सीटें जो है वो चली जाए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने के लिए जो अपने एलाइज़ हैं उनको कॉर्नर करना आवश्यक है। तो कॉर्नर करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या सोची कि साहब ऐसे बयान दो जिससे कि बाकी पूरे देश में प्रतिक्रिया हो जाए, यानी कि जो बगल में कर्नाटका है वहाँ भी प्रतिक्रिया हो जाए। अच्छा, फिर कांग्रेस के पास प्रियंक खरगे जैसे लोग हैं ही जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आग में घी और भी डाल दिया तो कर्नाटक में भी स्थिति खराब हो गई। बाकी बचा आपका केरला, तो केरला में भी ये जो हिंदूवादी संगठन है वो इसको टेकअप कर रहे हैं। तो फिर केरला में भी कांग्रेस जो है वो मुख्यतः हिंदू क्रिश्चियन वोट से ही जीतती है। हिंदुओं में नायर
और क्रिश्चियंस ये उनके प्रमुख वोटर हैं, तो नायर वोटरों में इसका रिएक्शन है। तो इस तरह से कॉर्नर करके कांग्रेस को डीएमके लोकसभा में बार्गेनिंग में अपना अपर हैंड रखना चाहती है, यह पता चल रहा है। बाकी आपको संभवतः पता ही होगा कि उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध रामपुर में एफआईआर रजिस्टर हो गई है। उसके अतिरिक्त डीजीपी मद्रास को, डीजीपी चेन्नई को, पुलिस कमिश्नर चेन्नई को और डीजीपी तमिलनाडु को नोटिस जा चुका है उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, और यदि वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट को मूव कर देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, क्योंकि यही शाहीन अब्दुल्ला वाले केस में यही एक रेशो था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। तो पूरे मामले में ये इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी ये बुरी तरह से गए हैं फंस, और मुझे नहीं लगता कि ये इससे आसानी से निकल पाएंगे। इनकी गति वही है सांप छछूंदर वाली, एक तरफ गड्ढा दूसरी तरफ खाई, और आगे आगे देखिए इनकी मुसीबतें और भी बढ़ने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।